हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक स्टोइकोमेट्री खत्म कर दिया, लिमिटिंग रिएक्शन भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। अगर कुछ डाउट है फिर भी तो क्या करेंगे, कमेंट में मुझे मैसेज कर देना। चलो आज हम नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले रिएक्शन, मतलब बुक में टॉपिक का नाम है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन या रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। क्यों नाम दिया होगा ऐसा रिएक्शंस इन सॉल्यूशन? बिकॉज लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, स्टोइकोमेट्री में हम रिएक्शंस की बात कर रहे थे, राइट। तो रिएक्शंस में हमने देखा था गैस भी रिएक्ट कर सकती है, सॉलिड भी रिएक्ट कर सकता है, लिक्विड भी रिएक्ट कर सकता है। बट सोचो अगर मुझे एक रिएक्शन करनी है और मैं दो सॉलिड को मिक्स कर रहा हूँ, तो नमक और शक्कर ले लिए, मिक्स कर दिया, रिएक्ट होंगे क्या? कभी नमक और शक्कर मिक्स करके देखें। चावल और राइस और व्हीट को मिक्स कर दो, रिएक्ट कर सकते हैं? वो तो रिएक्ट नहीं करते ऑब्वियसली, लेकिन क्या अगर आप दो सॉलिड को मिक्स करोगे या साथ में कंबाइन करोगे, क्या वो रिएक्ट कर सकते हैं? आइडियली अगर हम बोलेंगे तो वो नहीं करते, बहुत साल लगेंगे उनको रिएक्ट करने के लिए, सालों साल लग जाएंगे, हजारों साल लगेंगे रिएक्ट करने। दैट रिएक्शन विल बी वेरी स्लो अगर दो सॉलिड को हम मिक्स करते हैं तो दैट्स वाई हम लोग कोई भी रिएक्शन, वी डू नॉट कैरी आउट एनी रिएक्शन इन सॉलिड फेज। हम सॉलिड को कभी कंबाइन करके रिएक्शन नहीं करते। क्या करेंगे फिर अगर हमें रिएक्शन, इनकी रिएक्शन करवाना ही है मुझे, कि ये दो सॉलिड और इनका रिएक्शन करवाना ही है मुझे, तो क्या करूंगा फिर मैं? तो मैं एक ऐसा लिक्विड लूंगा जिसमें दोनों के दोनों केमिकल डिसॉल्व होते होंगे। बात समझ में आ रही? मतलब केमिकल ए भी डिसॉल्व होगा और केमिकल बी भी डिसॉल्व होगा। तो जब डिसॉल्व हो जाएंगे तब इनकी रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट में रिएक्शन फास्टर हो जाती है। सब बात समझ में आई? तो दैट्स वाई हमारा टॉपिक है रिएक्शन इन द सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन पॉइंट जब हम बात करते हैं तो पहले आपको सॉल्यूशन का मतलब समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन वर्ड अगर मैं कहता हूं तो व्हाट इज सॉल्यूशन? क्या दिमाग में आता है सॉल्यूशन बोलने से बराबर? क्या दिमाग में आ रहा है आप लोग को? हाँ, ओके, सो दैट यू नो अबाउट सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम जब बनाते हैं तो हमारे पास में सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, वो भी पता होना चाहिए अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखो स्टोइकोमेट्री में तो क्वांटिटी हम काउंट करते हैं ना, स्टोइकोमेट्री में हम एग्जैक्टली क्वांटिटी ही काउंट करते रहते हैं कि इतना फर्स्ट केमिकल ए का इतना मोल्स है, समथिंग मोल्स इज देयर, समथिंग मास इज देयर, समथिंग वॉल्यूम इज देयर। ठीक है, तो एग्जैक्टली फिर हमको इसमें से इनकी कॉन्स्टेंट मतलब इनकी क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए। अब क्वांटिटी अगर हमको निकालनी है इनकी, कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, इसकी क्वांटिटी निकालना है, तो वहां पर एक नया टर्म आ जाता है। दैट न्यू टर्म इज कॉन्सेंट्रेशन। क्या आता है टर्म? कॉन्सेंट्रेशन। टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है वो हमें कैसे पता चलेगा? उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से पता चलेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्योंकि हमारे लिए जो सॉल्यूशन बना है उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है सॉल्यूट, क्योंकि मोस्टली जो रिएक्टेंट रहता है वो सॉल्यूट रहता है। सॉल्वेंट सिर्फ एक मीडिएटर का काम करता है। अभी जैसे मैंने बताया था कि मैंने एक लिक्विड ले लिया, उसमें सिर्फ ए और बी को मिक्स किया। सॉल्वेंट ज्यादातर हम रिएक्ट करने के लिए नहीं यूज करते, रिएक्ट करने के लिए यूज कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, वो भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो सॉल्यूट रहेगा, व्हाटएवर द सॉल्यूट इज देयर, वो ज्यादातर रिएक्ट करने के लिए काम में आएगा। बात समझ में इतनी, ये पॉइंट क्लियर है? सॉल्यूट समझ में आ गया। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो बताया नहीं। सॉल्यूट क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूशन समझ में आ गया सबको। सॉल्यूट क्या होता है? अगर मैं सॉल्यूट की बात करता हूं, कॉन्सेंट्रेशन समझ में आया कि सॉल्यूट कितना रहेगा सॉल्वेंट में, है ना। सॉल्यूट मतलब द सब्सटेंस वी आर गोइंग टू डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस, मतलब सॉल्वेंट में हम जिसको डिसॉल्व करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के साथ में हम लोग बात करते हैं कि मेरे पास है NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन है मेरे पास। हाँ, तो उसमें सॉल्यूट क्या रहेगा? सॉल्यूट विल बी सॉल्ट। सॉल्यूट क्या रहेगा? NaCl। NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट, जो हम नमक खाते हैं ना, खाने का जो नमक होता है, दैट इज NaCl। तो NaCl को हम किस में डिसॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन बनाना है तो वाटर, दैट्स मोस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारा रहेगा वाटर। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जिसकी क्वांटिटी, मतलब अगर मैं सॉल्यूट के बारे में लिखूंगा, द सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स in the
सॉल्वेंट। तो ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, एंड उसका उल्टा सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे फिर, जो दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, दैट द सब्सटेंस। क्या लिखेंगे हम सॉल्वेंट में? सॉल्वेंट में क्या आएगा? द सब्सटेंस विच dissolves solute in it। ठीक है, वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई? सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ में आ गया। एंड उनकी ही क्वांटिटी को द मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अगर हम किसी सॉल्यूशन का सॉल्यूट की क्वांटिटी को मेजर करते हैं या फिर सॉल्वेंट की क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतना पॉइंट क्लियर है? कोई डिफिकल्टी इसमें? तो अब कॉन्सेंट्रेशन विल बी लाइक, अगर ज्यादा सॉल्यूट लोगे तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, कम सॉल्यूट लोगे तो कम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो उसके कुछ बेसिक टर्म्स आपने 9th में भी पढ़े थे, मास परसेंटेज। सो फर्स्ट टॉपिक अब हम एक एक करके पढ़ते कि हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिसाइड करते, क्योंकि ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि न्यूमेरिकल्स की जो पार्ट है हमारा, न्यूमेरिकल सेक्शन है, क्योंकि न्यूमेरिकल से डर लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत। सो न्यूमेरिकल सेक्शन इज देयर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो कि ये सेम सेक्शन, देखो जो अब हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, ये सेम पॉइंट आपको 12th क्लास में भी रिपीट होगा फॉर सॉल्यूशन चैप्टर। मतलब वहां पे भी केमिस्ट्री में एक चैप्टर में ये पूरा पोर्शन रिपीट होगा। और जो हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट समझेगा तो आने वाले आगे 4-5 चैप्टर आपको इजी लगेंगे। वैसे ही अगर ये टॉपिक समझता है आपको कॉन्सेंट्रेशन का, तो 12th का एक चैप्टर तो पकड़ लो सॉल्यूशन वाला, वो इजी लगेगा। उसके बाद इसमें कुछ टर्म है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, तो वो टर्म्स बार बार आपको यूज करने हैं अलग अलग चैप्टर में। तो ये समझ लो एक बार अच्छे से, उसके बाद इसको आप यूज करेंगे बहुत सारे चैप्टर में हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम कॉन्सेंट्रेशन की जब मैं बात करता हूँ, तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन की जब एक बेसिक, अगर हम कभी भी किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन या किसी क्वांटिटी को रिलेट करते हैं, मतलब देखो ये क्या हुआ एक्चुअली, कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, सॉलिड और सॉल्वेंट के क्वांटिटी का रिलेशन, सॉलिड और सॉल्वेंट के क्वांटिटी का रिलेशन, मतलब ए क्वांटिटी बी क्वांटिटी कितनी रहने वाली है। तो जैसे नॉर्मल अगर हम हमारे मार्क्स हमें मिलते हैं तो मार्क्स का हम परसेंटेज निकालते हैं, है ना। मार्क्स अगर हमें मिलते हैं तो मार्क्स का रिलेशन कि मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। शायद आपको आता होगा परसेंटेज निकालना, तो कर लिया है। सो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा पहला पॉइंट आता है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको एक मेन हेडिंग दे देते हो, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। ओके, परसेंटेज ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज concentration. So here that again this percentage concentration can be divided into 3 part। इसको हम 3 पार्ट में, मतलब 3 अलग अलग टाइप से परसेंटेज निकाल सकते हैं। मतलब परसेंटेज निकालना मतलब जितना मार्क्स मिला है डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ है, सॉलिड और सॉल्वेंट। डिपेंडिंग कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, कौन सा सब्सटेंस है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, परसेंटेज को भी हम अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। पहला परसेंटेज होता है हमारा मास परसेंटेज। सी मास परसेंटेज, या फिर मैं इसको वेट बाय वेट बोलता हूँ। सी हियर दैट इज मास परसेंटेज या फिर वेट बाय वेट। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो ध्यान से देखना, इसको कैसे लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सी हियर यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट नहीं लिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मैं यहाँ पर सॉल्वेंट लेता तो सिर्फ सॉल्वेंट का मास लेना पड़ता, लेकिन जब मैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन लिखता हूँ तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, याद रखना। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि अगर मैंने सपोज ले लिया 10 ग्राम का वाटर ले लिया, सॉरी 100 ग्राम वाटर ले लिया, 100 ग्राम में मैंने 10 ग्राम NaCl डाला, तो मिक्स करने के बाद मैं अगर उसका वेट लेता हूँ तो कितना आएगा, 110 ही आएगा ना, ऑब्वियसली। मतलब मास मतलब जब हम मास लेते हैं तो मास ऐड होते जाता है, याद रखना, मास विल ऐड। वॉल्यूम के साथ ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम में कंफ्यूज नहीं होना। वॉल्यूम में अगर मैं 100 ml वाटर लेता हूँ और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के मिक्स कर दिया, या 10 ग्राम सॉल्ट लेके मिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, बहुत ही कम, बहुत ही वेरी माइन्यूट चेंज विल बी देयर, बहुत कम चेंज होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसलिए वॉल्यूम में ये रूल नहीं एप्लीकेबल है। नहीं तो आप बोलोगे कि वॉल्यूम में भी लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वैसा नहीं करना है।
वो आपको अगर क्वेश्चन में दिया हो, वो क्वेश्चन में दिया होता है कि आइडियल कंडीशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, दैट टाइम यू कैन यूज दैट फॉर्मूला, बट हमेशा आप वो नहीं यूज करोगे, समझ में, मास के लिए लेकिन ये यूज करना है। क्लियर हो गया? ये हुआ मास परसेंटेज, मास बाय मास, ये बात समझ में आ गई। सेकेंड है हमारे पास में वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास परसेंटेज समझ गया तो वॉल्यूम परसेंटेज भी समझ जाएगा, V बाई वी। क्या होगा इसमें? V बाई वी है मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगेन यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा इंटू 100। अब आप बोलोगे सर सॉल्यूट तो हमने NaCl लिया था यहाँ पर, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? अरे लेकिन हम लिक्विड भी तो ले सकते हैं ना, लिक्विड भी तो सॉल्यूशन ले सकते हैं। डेटॉल को मैंने पानी में मिक्स कर दिया, डेटॉल लिक्विड है, उसको ग्राम में मेजर करेंगे कि वॉल्यूम में मेजर करेंगे? 10 ml डेटॉल, 15 ml वॉल्यूम में मेजर करेंगे। सो वॉल्यूम में भी हो सकता है सॉलिड, बात समझ में? अगर लिक्विड है सॉलिड तो वॉल्यूम में रहेगा, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे। वेट, जस्ट पहले परसेंटेज के फॉर्मूले देख लेते हैं तीनों, ये समझ में आया। अगेन याद रखना, जब भी आप इनकी कैलकुलेशन कर रहे हो तो मास ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ सॉल्यूशन लिया था तो दोनों का मास सेम लेना, ऐसा मत करना कि ऊपर वाला ग्राम में ले रहे हो, नीचे वाला केजी में ले रहे हो। दोनों मास सेम रहेंगे तब इसका यूनिट नहीं आएगा, इसका परसेंटेज आएगा। नहीं तो अगर आप ऊपर ग्राम में लेते हो नीचे केजी में लेते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें भी वॉल्यूम लोगे तो दोनों सेम यूनिट का लेना, ml ml, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, जो भी यूनिट ले रहे हो यूनिट सेम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिट कैंसिल होकर यहाँ पर जो आंसर आने वाला है उसका यूनिट नहीं रहने वाला, उसका यूनिट सिर्फ परसेंटेज, मतलब यूनिट नहीं होता, परसेंटेज हम बोलते हैं, यूनिट कैंसिल हो जाएगा उसका, ठीक है। दैट यू डिस्कस इन फिजिक्स, यूनिटलेस क्वांटिटी, उसकी यूनिट नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डिफिकल्टी? इसके बाद लास्ट वाला, मतलब जो कि ज़्यादातर हम, जिसे सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ थर्ड वन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको हम बोलेंगे, इसमें देखो मास बाय वॉल्यूम मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसमें सॉल्यूशन निकालने के, क्योंकि मास दिया होता है आपको सॉल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि अब यहाँ पर मास निकालना है ऊपर और नीचे वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें क्या होता है कि मास ऑफ सॉलिड दिया होता है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया होता है। तो इससे आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना आता है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 10 ग्राम NaCl है, 10 ग्राम NaCl और 90 ग्राम वाटर, मैंने क्या बोला, 10 ग्राम NaCl और 90 ग्राम वाटर, तो सॉरी 90 ग्राम वाटर, तो टोटल कितना हो गया 100 ग्राम। तो टोटल 100 ग्राम मास हुआ उसका। तो वॉल्यूम के लिए फिर हमें यहाँ पे मास नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वहाँ पे आपको डेंसिटी दी रहेगी। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, डेंसिटी विल बी गिवन। सो डेंसिटी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड वॉल्यूम? सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो आप यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप वॉल्यूम? सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इधर चले जाएगा, डेंसिटी इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? दैट विल बी मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये हुआ परसेंटेज कंपोजिशन, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बोलो या परसेंटेज कंपोजिशन भी हम, सॉरी कंपोजिशन नहीं, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन, राइट, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में हम इसको बोलते हैं। तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इतना समझ में आए। इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो टेक्स्ट में दिए, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इतना लिख लो पहले जल्दी से। ओके, सो फॉर्मूलाज हमारे पास में है। विल सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी क्लास 11 का ही, ये प्रॉब्लम नंबर 1.6 है। ओके, सो विल सॉल्व, क्या दिया है यहाँ पर, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। तो यहाँ पर दिया एक सब्सटेंस ए है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस ए, क्योंकि नाम नहीं दिया है। मास ऑफ सब्सटेंस ए इज इक्वल टू दिया है 2 ग्राम, और फिर बोला है वाटर 18 ग्राम ऑफ वाटर। सो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम एंड परसेंटेज, मास परसेंटेज बोला है, तो हमें दोनों के मास पता है, लेकिन सॉल्यूशन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट, क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन विल फाइंड आउट। सो मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, समझ जाना कि सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, SOL टू द पावर n सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आएगा मास ऑफ A प्लस मास ऑफ वाटर, ओके, 2 + 18 दैट इज 20 ग्राम
ये और 20 ग्राम, तो ये हुआ हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम परसेंटेज मास निकाल सकते हैं, परसेंटेज W/W लिखोगे तो भी करेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मास ऑफ, अब देखो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट बोला है, तो सॉल्यूट क्या है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादातर कम होती है वो सॉल्यूट होता है। तो सब्सटेंस ए सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया, है ना। तो इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। बात समझो, मैंने क्या बताया कि इसमें मास परसेंट ऑफ सॉलिड पूछा है। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, आप यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा होता है, आप क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, सॉल्यूट हमेशा सॉल्यूट से सॉल्व करते हैं और यहाँ पर सॉल्यूट का क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देते हैं। बट कॉम्पिटिटिव में कभी कभी यहाँ पर सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। आंसर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फॉर्मूला भी आता है, लेकिन आप हड़बड़ी में सॉल्व करते हो और फिर गलत कर देते हैं। बात समझ में? तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, सॉल्यूट का पूछा है हमें, तो हम सॉल्यूट का ही डाटा लिखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट आएगा यहाँ पर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये हमको फॉर्मूला तो मैंने साइड में लिखा है, फिर से आप हर क्वेश्चन में लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम, 2 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, सो दिस इज 5, तो दैट इज 10%। तो 10% हमारा आंसर है, दैट इज प्रॉब्लम 1.6। ठीक है, तो ऐसे आप भी और भी रिलेटेड, मतलब सी आपके बुक में तो सिर्फ मास परसेंटेज दिया है, इन दोनों की क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्लास 12th का केमिस्ट्री 1 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस चैप्टर है, उसमें इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो आपका ये दोनों पॉइंट के भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। हम अभी नहीं करते, 11th का टॉपिक है इसलिए यहाँ पर ही हम रुकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे, मतलब ये हुआ हमारा परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन वाला टॉपिक को। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा मतलब मोल से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेंट्रेशन वाले। ठीक है, बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, तो हम मोल कॉन्सेप्ट वाले, मोल कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म पढ़ते फिर अब। ओके, सो परसेंटेज में हम जब कॉन्सेंट्रेशन निकालते तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारा हो गया। उससे थोड़ा सा मतलब यहाँ पर क्या था कि हमने परसेंट मतलब बाय 100 के टर्म में कैलकुलेशन किए थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में होती है, मतलब वेरी नेग्लिजिबल क्वांटिटी, तो हम उसको परसेंट में नहीं निकाल सकते, तो हम उसको निकालते पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन। तो उसका भी हम फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे, हमें मतलब क्या है वो, उसका क्वेश्चन तो आपको नहीं है। तो फर्स्ट अब हमारे 3 हो गए थे, 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो चुके हैं हमारे, हो गए ना, 3 फॉर्मूले लिख के। अब मैं 4th की बात करता हूं मैं। सो फोर्थ वन इज पार्ट्स पर मिलियन। याद रखना ये है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन पार्ट में कितना रहेगा, 1 मिलियन में कितने पार्टिकल्स हैं, 1 मिलियन पार्टिकल्स में से 1 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल है, कितने। तो दैट इज हमारे जो वाटर में इम्प्योरिटीज होती है, मेटल्स होते हैं या मिनरल्स होता है, तो दैट वी काउंट इन द पार्ट्स पर मिलियन। इफ यू सी योर टूथपेस्ट, उसमें क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन विल बी इन पार्ट्स पर मिलियन, उसमें रहेगा पार्ट्स पर मिलियन। वहां पर मतलब एग्जैक्ट रियल लाइफ सिचुएशन में हमें पार्ट्स पर मिलियन ज्यादातर यूज करना पड़ता है, कोई कोई चीज सिचुएशन में, हमेशा नहीं करते। सो ये पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इफ से इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पीपीएम, याद रखो इसको हम पीपीएम लिखते हैं। कहीं आपको पीपीएम पूछा जाए तो इट्स पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या होता है, कोई टेंशन नहीं लेना है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। अब जैसे हम वहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कंपोनेंट मतलब, अब इसका एग्जांपल आपके बुक में नहीं है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। मतलब हमारे पास क्या है कि कोई सब्सटेंस है, क्लोरीन का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, मोस्टली क्लोरीन की हम बात करते हैं इसमें। तो क्लोरीन है मेरे पास, क्लोरीन गैस नहीं होता, सॉलिड फॉर्म में, कुछ मिनरल फॉर्म में होगा हमारे पास में। तो क्लोरीन का कुछ क्वांटिटी मेरे पास प्रेजेंट है, सपोज आई विल टेक कि मेरे पास में 0.00001 ग्राम क्लोरीन इन वाटर इज लाइक, वाटर का अमाउंट मेरे पास शायद 100 ग्राम है, चलो लेट अस कंसीडर 1000 ग्राम। तो वाटर इज इन 1000 ग्राम एंड क्लोरीन इज 0.00001 ग्राम। तो यहाँ पर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो कुछ वैल्यू, मतलब कुछ काम की नहीं है वो परसेंटेज, हमारी कुछ काम की नहीं आएगी। परसेंटेज काम के आएगा क्या, नेग्लिजिबल, कुछ क्वांटिटी कुछ काम की नहीं है हमारी वो, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर पार्ट्स पर मिलियन में चले जाएंगे। पार्ट्स पर मिलियन में क्या बोला कि फिर हमें कंपोनेंट, तो कंपोनेंट क्या है, क्लोरीन एक कंपोनेंट और वाटर एक कंपोनेंट। तो पार्ट्स पर मिलियन आप क्लोरीन का भी निकाल सकते हो, वाटर का भी निकाल सकते हो, दोनों का निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैंने परसेंटेज बाय मास में बताया था कि मास परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे तो परसेंटेज सॉल्यूट का मिलेगा,
मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे तो परसेंटेज सॉल्वेंट का मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? ओके, सो पार्ट्स पर मिलियन। अब मैं बात करता हूँ पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरीन इन वाटर। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? अमाउंट ऑफ क्लोरीन, तो मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लेना था यहाँ पर, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर अब टोटल मास, अब अगर इनको प्लस करते भी हो तो कुछ फर्क पड़ने वाला है कि 1000 में इसको मैं प्लस करता हूँ, कोई वैल्यू चेंज होगी क्या? 1000, अब टोटल मास लेना है मुझे, तो टोटल मास हम कैसे लेते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेते कि नहीं लेते? अरे अब वही तो एग्जांपल बताता कि मेरे पास 10 ग्राम NaCl है, 90 ग्राम NaCl को 90 ग्राम वाटर में डाल दिया तो टोटल कितना होता है? 100। तो यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन दिस मच ग्राम है, इसको मैंने 1000 ग्राम में ऐड किया तो टोटल तो इनका प्लस होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो कुछ फर्क पड़ने वाला है कि 1000 में 1000.00001 आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उसको 1000 ही लूंगा। हमारे अगर मैं इसको 0.001 लेता हूँ तो मेरे कैलकुलेशन ही हार्ड हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो चलो हम इसको लेते हैं, मतलब कितना आएगा ये? 10⁻⁻5 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ये होगा 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 1000 इंटू 10⁻6। तो फिर भी देखो इसका आंसर कितना आएगा? ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8, 10⁻6, तो आंसर आएगा 10⁻2 ppm। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर क्या आएगा? 0.01 ppm। तो अगर बहुत लो क्वांटिटी है, सी यू कैन सी द क्वांटिटी, इतना लो क्वांटिटी है, जब क्वांटिटीज बहुत कम में होती है तब हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं, और अगर इससे भी कम क्वांटिटी है तो फिर वहाँ पे हमारे पास आता है ppb, पार्ट्स पर बिलियन। तो फिफ्थ वन इज पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ppb से। इट इज ppb। तो यहाँ पर आएगा सेम फॉर्मूला, तो वही रहेगा। देखो ये फॉर्मूला परसेंटेज में भी वही था, परसेंटेज में सिर्फ 100 था, यहाँ पर 10⁻6 आ गया है ना, मैंने फॉर्मूले में, हाँ ठीक है, पर 10⁻6 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा? 10⁻9 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, जितने भी उसमें रहेंगे, ये पूरा का पूरा। देखो हमने टोटल किया नहीं, लेकिन करना चाहिए था, एक्चुअल में टोटल करना चाहिए था, लेकिन हमने टोटल नहीं किया। यहाँ पे भी टोटल रहता है वो, ठीक है, टोटल जितने भी। अब देखो यहाँ पे ग्राम था इसलिए मास से ही गया। ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूम का भी क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये तो जस्ट एन एग्जांपल बताया, आपके बुक में तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻9 के साथ में, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन को अगर मैं ppb में सॉल्व करता हूँ तो ppb, अगर मुझे इसका निकालना था ppb ऑफ क्लोरीन निकालना होता, तो मैं क्या करता? यही सेम स्टेप्स यूज करना पड़ता। मास ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल मास ऑफ क्लोरीन इज 10⁻5 डिवाइड बाय 10⁻3 इंटू 10⁻9। ये समझ में आ रहा है आपको? 10⁻3 किसको लिया मैंने? 1000 ग्राम को मैंने 10⁻3 लिया, लिख सकते हैं हम उसको। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? ये -8, यहाँ पे आएगा 10⁻, कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर ppb आ रहा है हमारा 10, तो see this one is -8 into 10⁻9, तो that is 10, so 10 ppb। तो जब क्वांटिटी बहुत कम हो तो हम ppb में भी बात करते हैं। मोस्टली ppm में हमारा काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तो हम ppb की बात करते हैं, मतलब एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शंस हो, एग्जैक्ट कुछ केमिकल्स को हमको रिमूव करना, इम्प्योरिटी हो, एकदम प्योर 100% प्योर वाटर बनाना हो, तब फिर ppb की बात आती है। बात समझ में आया? इतना क्लियर है यहाँ तक के? तो अब यहाँ पर हमारे जो परसेंटेज था, परसेंटेज कंप्लीट हुआ, मिलियन कंप्लीट हुआ, बिलियन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे थे कि दो क्वांटिटी को सिर्फ रेशियो ले रहे थे। दिस वन इज रेशियो, ये रेशियो है। सी अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो रेशियो रहने वाला है कि सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, ऐसा ही रहने वाला है, या सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज, 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया तो ppm, 10⁻9 से मल्टीप्लाई किया तो ppb, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमने अब तक मोल्स वोल्स की बात नहीं की, लेकिन मैंने स्टोइकोमेट्री में कहा था कि हम तो मोल्स से कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ तक अब हमने मोल्स की बात नहीं की। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, मोल्स की बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो पहले इतना नोट करो, उसके बाद फिर हम मोल्स की बात करते हैं।
ओके, सो विल टॉक अबाउट द मोल कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक। फर्स्ट वन, मतलब अब हमारे कितने टॉपिक हो गए, मतलब 3 and 2 5 हो गए टोटल, 5 कॉन्सेंट्रेशन देखे। अब हम चलते हैं 6th वन बोलो या फर्स्ट वन बोलो, मोल के रिलेटेड हमारा पहला है, मोल के टर्म में पहला है, तो फर्स्ट वन या फिर क्या 6th वन बोलूँगा। 6th नेम इज मोल फ्रैक्शन। याद रखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सब आने वाले सभी चैप्टर में, सब ने मतलब जितने फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है उस सभी में इसको यूज़ करने वाले हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन आपको भूलना नहीं है, मतलब बाकी भूल गए थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन इसको भूलना नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या रहता है, अब देखो सबसे पहले सॉल्यूशन समझो। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में एक सॉलिड एक सॉल्वेंट रहेगा, है ना। सॉल्यूशन है तो उसमें A प्लस बी रहेगा, दो चीज़ रहेगी ना। अब देखो हमने दो चीज़ों का सॉल्यूशन देखा है, तो दो से ज़्यादा भी रह सकते, A B C D कितने भी रह सकते हैं। ऐसे तो नहीं कि मैं एक मिक्सचर बना रहा हूँ तो उसमें दो ही चीज़ें, मतलब मैं नींबू पानी बनाऊंगा तो नींबू और नमक ही डाल के बनाऊंगा, नींबू और पानी बना के उसमें शक्कर अलग अलग टेस्ट कुछ भी डाल सकता हूँ ना। अब मेरी इच्छा कितनी क्या क्या डालना है उसमें, ठीक है। सो A प्लस बी हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मैं सिर्फ दो के लिए बात करूँ, मोल फ्रैक्शन या कोई भी परसेंटेज जो भी कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करते हैं, दो से ज़्यादा कंपोनेंट के लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मोल फ्रैक्शन का अगर जब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ या फॉर्मूला लिखता हूँ, डेफिनेशन तो नहीं, मोल फ्रैक्शन का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड रहने वाला है, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड दिमाग में क्लिक होता है, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड रहता है कुछ तो भी, फ्रैक्शन 2/3 5/6 बचपन से यही पढ़े ना फ्रैक्शन मतलब। सो फ्रैक्शन मीन्स क्या रहेगा, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, अ कंपोनेंट मतलब कोई भी एक कंपोनेंट, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, यहाँ A भी हो सकता है B भी हो सकता है, अगर B से ज़्यादा होंगे तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइड बाय total moles of all components in the solution। मतलब उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सबके मोल्स को जब हम प्लस करेंगे उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा। बात समझ में आई। इसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं x। सपोज मैं मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ A के लिए, किसके लिए लिख रहा हूँ, A के लिए, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो गया। मोल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, तो Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। n मतलब मोल्स, n मतलब क्या हुआ, मोल्स। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये Na किसके मोल्स हो गए, A के मोल्स हो गए, A के मोल्स, Nb B के मोल्स। अगर यहाँ पर 3 कंपोनेंट होता है Nc, तो यहाँ पे नीचे Nc भी प्लस करना पड़ता। समझ में आ गया। चलो एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं हम लोग, मतलब क्वेश्चन में ही लिख लेता हूँ। सपोज हमारे पास में है 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। सी हियर 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब ये मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन। अब मैं वो नहीं लिख रहा, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको मोल्स निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो मोल्स के लिए आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला मैं आपको बोल रहा हूँ, मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। याद रखना ये फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब मैं लिखता हूँ NaOH के लिए, सो मोल्स ऑफ NaOH इज गिवन मास। NaOH का मास कितना दिया, 40। अब डिवाइड बाय NaOH का मॉलिक्यूलर मास, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, NaOH, तो Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये होता है 40। ओके, इट इज 40, तो 40 डिवाइड बाय 40, तो इसके मोल्स कितने हो गए, 1 मोल। समझ में आ गया। नाउ फॉर वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, सी मैंने AB की जगह पे NaOH और H2O, तो इस तरीके से लिखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, NB भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो, लेकिन मैंने NaOH का NaOH लिखा है और वाटर का H2O। समझ में आया इतना। तो वाटर का गिवन मास कितना है हमारे पास में, 180, और वाटर का हमको अब तक आपको शायद मास याद हो गया होगा। वाटर मतलब H2O, तो हाइड्रोजन का 2 और 16, ऑक्सीजन का 16, तो 18 होता है। तो टोटल इज, तो मोल्स ऑफ H2O इज 10 मोल्स। बात समझ में आ गई इतना। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ, चलो NaOH, तो मैं लिखता हूँ मोल फ्रैक्शन X ऑफ NaOH, तो दैट इज क्या होगा, N ऑफ NaOH डिवाइड बाय N ऑफ NaOH प्लस N ऑफ वाटर। समझ में आया क्या। इसी की जगह अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालता, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू
मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है इतना? कोई डिफिकल्टी इसमें, कोई परेशानी हो रही है यहाँ पर? तो मोल्स NaOH के आप दोनों आप निकाल सकते हो, 1 है 1 डिवाइड बाई ये है 1 प्लस 10, ये हुआ 1/11, इसका परसेंटेज निकालो कितना आता है, दैट इज हियर इज 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 10, दैट इज 10/11। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मतलब फाइनल आंसर तो आप निकाल ही दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड करना है उसको तो डिवाइड कर ही सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं, जैसे कि अगर आप इनका देखो, इन दोनों को प्लस करोगे, x ऑफ NaOH प्लस x ऑफ H2O दैट इज 1, तो हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम 1 आना चाहिए। तो आप एक का निकालो, दूसरे को 1 से माइनस कर दो तो आंसर मिलेगा। हमेशा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, याद रखो, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए, कि मोल फ्रैक्शन अगर आपको कहीं पूछा जाता है तो उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। मोल फ्रैक्शन की अगर 4 ऑप्शन में अगर 1 से ज्यादा ऑप्शन है, 1 से ज्यादा वैल्यू है, तो वो तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो आप कॉम्पिटिटिव के लिए, यहाँ पर तो आपको सॉल्व ही करना है, फॉर बोर्ड्स आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? मोल फ्रैक्शन समझ में आया क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला समझ में आया, कोई डिफिकल्टी? ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे आप लोग, और फिर डिफिकल्टी होती है तो कमेंट में बताओ मुझे। ओके, सो मोल्स का फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ टर्म जो कि बहुत बार हम सॉल्यूशंस में यूज़ करते हैं, और वो 12th में ज़्यादा, मतलब जो चैप्टर हमारा 12th का सॉल्यूशन नाम से, उसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं टर्म्स। मतलब 3 टर्म है, थोड़े नाम उनके सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं साथ में ही तीनों को एक साथ पढ़ा दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, सो नेम्स, पहले तो नेम्स हम डिस्क्लोज करते हैं। कितने हो गए थे हमारे पास? 3 + 2 + 5 + 1 6 हो गए अब तक। ये 7th 8th 9th रहेंगे ना। 7th नंबर है हमारा, 7th वाले का नाम है मोलैरिटी। सो इट्स नेम इज मोलैरिटी, याद रखो इसका नाम है मोलैरिटी। 8th वन है हमारा, इसका नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी, याद रखो LITY, यहाँ पर RITY। और लास्ट वन है हमारा, लास्ट वन तो नहीं होता बट हमारा जितना सिलेबस है उसके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो 9th वन हमारा आता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी टर्म आपके बुक में तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे परफॉर्म, तब आपको बार बार नॉर्मेलिटी के ही सॉल्यूशन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या आपके प्रैक्टिकल में नॉर्मेलिटी ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये होते क्या है तीनों, एक एक करके समझ में आ जाएगा। ये तीनों मोल्स के ही रिलेटेड है। मोल्स से हम जब कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तब मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी तीनों यूज होने वाला है। इतना बात समझ में, मोल्स का कॉन्सेप्ट आपको आएगा तब ये सॉल्व होंगे। ठीक है, सबसे पहला मोलैरिटी को अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू आता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। याद रखना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसका मोल्स है? सॉल्यूट का मोल्स, डिवाइड बाय यहाँ पर आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगेन इन लीटर्स। याद रखना, वो जो वॉल्यूम आएगा वो लीटर्स में लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। मोलैरिटी क्या है ये? मोलैरिटी इन दैट मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आया इतना? यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका ही अगेंस्ट अगर मैं मोलैलिटी की बात करता हूँ, मोलैलिटी में यहाँ पर आएगा सेम, ऊपर का सेम रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा मास ऑफ। अब यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता बच्चों, यहाँ पर मास ऑफ आता है सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्वेंट के रिलेशन में, और ये मास हमेशा केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? केजी में। अगर वो ग्राम में रहेगा तो उसको आपको केजी में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई है? अगर ये ग्राम में रहते तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब यू नो हाउ टू कन्वर्ट। कन्वर्शन हमने देखे है, कन्वर्शन आप सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही? इतनी कोई डिफिकल्टी इसमें? मोस्टली आपको मोलैरिटी दी होती है और मोलैलिटी में कन्वर्ट करने दिया क्वेश्चन आता है, मोल्स निकाल के इसमें डेंसिटी यूज करके फॉर्मूला, डेंसिटी से आप मास निकाल सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम दिया होता है, मास निकाल सकते हो, या कुछ भी उल्टा पुल्टा दे सकते हैं। मोलैलिटी दिया होगा, मोलैरिटी निकालो, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड फाइनली है नॉर्मेलिटी। तो ये थोड़ा मोल्स का एडवांस वर्जन है। तो पहले मैं मोल्स को अगर हम थोड़ा सा हायर लेवल पे लेके जाते हैं तो हमारे पास में एक टर्म आता है ग्राम इक्विवेलेंट। एक टर्म आता है ग्राम इक्विवेलेंट, इस वर्ड को समझो, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक्चुअली मतलब होता है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट, एक वर्ड आता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। दिस ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है
मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। इसका मतलब होता है मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। जैसे कि हम नॉर्मल किसी भी सब्सटेंस को मास निकालते हैं, किसी भी जैसे मैंने NaOH का मास निकाला था तो 40 आया था हमारा मास, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। वाटर का मास निकाला तो 18 आया। बट कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे HCl का अगर मैं मास निकालता हूँ HCl, तो उसमें हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5, तो 36.5 आता है ना। तो उसमें हाइड्रोजन एक है, वैलेंसी एक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर H2SO4 है, H2SO4, तो वहाँ पर हाइड्रोजन की दो हाइड्रोजन निकल सकते हैं जब वो आयनाइज होगा। जिसमें मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कि अगर H2SO4 है तो H2SO4 जब आयनाइज होगा तो यहाँ पर 2H+ आयन निकलते हैं, पता है आपको ये? इस तरीके से आपने 10th में लिखा था शायद। तो 2 हाइड्रोजन निकलते हैं यहाँ से, 2H+ आयन निकलते हैं बाहर, तो इस वजह से उसकी जो मोल के ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है, मतलब इसकी मोल्स डबल हो गए ना, इसका 1 मोल है, इसकी 2 मोल्स है। तो फिर उस टाइम पर हम इस टाइप का टर्म यूज करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इसमें हमें वैलेंसी से मतलब जो जितने, जैसे 2 है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मास है, इसका मास आता है 98, तो इसको 2 से डिवाइड कर दे तो 49 आ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं उसको हम? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे मोल्स हम बोलते हैं मोल्स, वैसे ही हमारे पास एक टर्म आता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब होता है, अब इसको निकालने के अलग अलग तरीके होंगे, आप अलग अलग फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट नंबर है। जैसे मोल्स एक नंबर है, मोल्स मतलब क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अभी बताया ना, मोल्स मतलब गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब होता है गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, तो गिवन मास तो वैसे का वैसा रहेगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट को मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। वैलेंसी से डिवाइड करना है ना, तो वैलेंसी ऊपर चले जाएगी। क्या हो जाएगी? वैलेंसी ऊपर चली जाएगी और ये हो जाएगा गिवन मास इनटू वैलेंसी डिवाइड बाय मोलर मास। बात समझ में आ रही क्या? इन शॉर्ट, अब ये थोड़ा बड़ा बता दिया मैंने, इसको इन शॉर्ट बोलेंगे तो ये तो मोल हो गया अपना, इतना तो मोल ही होता है ना, ये तो मोल ही होता है। गिवन मास अपन मोलर मास मोल होता है। तो इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? डायरेक्टली अगर हमें लिखना है तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। समझ में आ गया क्या? ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। और जब नॉर्मेलिटी की बात करते हैं हम लोग, नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, अब फाइनली नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या लेंगे हम यहाँ पर? इट इज रिलेटेड विद द, किसके साथ आएगा? वॉल्यूम के साथ में, मोलैरिटी के रिलेशन में आएगा। इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, समझ में आया? ग्राम इक्विवेलेंट की जगह इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? मोल्स इनटू वैलेंसी। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? मोल्स इनटू वैलेंसी होता है। तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। इन शॉर्ट क्या आएगा यहाँ पर? मोलैरिटी। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। सीयर इस टॉपिक पर आपको फिलहाल 11th के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक 12th का है, 12th में थोड़ा सा आएगा इसको डिटेल में। यहाँ पर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो इस पर कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ तक बस आप समझ के रखो कि नॉर्मेलिटी जैसा कोई टर्म होता है जिसमें मोल्स के आगे का एक चीज़ लेना पड़ता है, सेम तो इससे ही रिलेटेड है वो। ठीक है, मोलैरिटी को अगर हम वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। बात समझ में इतनी? चलो अब वापस हम आते हैं मोलैरिटी में। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, याद रखो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, अब तक के हम जितने भी टर्म बात कर रहे थे उसमें मैंने यूनिट की बात नहीं की थी, है ना। परसेंटेज था तब यूनिट की बात नहीं की, पीपीएम में यूनिट की बात नहीं की, पीपीबी में यूनिट की बात नहीं की, मोल फ्रैक्शन में भी मैंने यूनिट की बात नहीं की थी क्योंकि डिवाइड था, मोल्स कैंसिल हो रहे थे। यहाँ पर मोल्स कैंसिल नहीं हो रहे, यहाँ पर यूनिट बनता है। देखो ऊपर आएगा मोल्स डिवाइड बाय लीटर, मोल्स पर लीटर, इसका यूनिट आएगा मोल्स पर लीटर। इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं मोलर और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एम।
समझ में आ गया? समझा कि नहीं समझा? वैसे ही यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉलिड, तो मोल्स ऑफ सॉलिड मतलब मोल्स में आएगा, मोल्स में आएगी इसकी वैल्यू डिवाइड बाय केजी, मोल्स पर केजी में आएगा, इसको हम बोलते हैं मोलल और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। बात समझ में इतनी? ठीक है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, नाम है सिर्फ अलग अलग, सब में मोल्स का ही रिलेशन है। चलो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इन दोनों को ही कंपेयर करो। मोल्स है, इसमें डिवाइड बाय वॉल्यूम है, इसमें डिवाइड बाय मास है, बस इतना डिफरेंस याद रखो। समझ में आया? नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फॉर दिस पॉइंट। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी आएगी तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है? इतना नोट कर लो। सी नॉर्मेलिटी तो 12th क्लास का टॉपिक है, उसको फिलहाल के लिए आप साइड में रखो, लिख के रख लो अपने पास, 12th में पढ़ लेना, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं बच्चों, क्योंकि इसके क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे बच्चों। इस मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ बच्चों, और जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप लोग? इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड सभी के साथ शेयर कर देंगे बच्चों, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।